Hello, welcome to my channel. I am Purnima Mishra and today we are going to start a new chapter of chemistry which is thermodynamics. हाँ, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का दो पार्ट होता है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक एनर्जेटिक्स। तो आज हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसका दो पार्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स का, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि स्टार्ट करें हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। तो जितना भी एनर्जी चेंजेस होता है एक फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस होने में वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस का इसमें बात हो रहा है, ये डेफिनेशन में, ये प्रोसेस एक्चुअली में जो भी प्रोसेस हो, हम लोग चाहे उसको फिजिकल प्रोसेस बोले या केमिकल प्रोसेस बोले, एक्चुअली में वो केमिकल प्रोसेस ही है। इसलिए हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम लोग जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये सॉल्ट और वाटर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज पढ़ते थे बचपन से। लेकिन हम लोग अगर अब ये सब हम लोग समझने जाएंगे तो ये सब केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि सॉल्ट और वाटर अगर हम लोग क्योंकि वो वापस से हम लोग सेपरेट कर देते हैं, इसीलिए उसको हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलते थे। लेकिन क्योंकि उसमें भी हम लोग एटम्स का इंटरेक्शन देखेंगे तो इसीलिए वो एक केमिकल प्रोसेस हुआ। तो इसलिए हम लोग इसमें मेनली क्या बोलेंगे, केमिकल प्रोसेस। जितना भी प्रोसेस होता है अगर हम लोग ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो उसे हम लोग फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, और अगर हम लोग उसका एटॉमिक इंटरेक्शन पे भी ध्यान दें तो वो एक केमिकल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का अपना अपना तरीका है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, हाँ, तो अब हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो वो होता क्या है, तो एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस। ठीक है, तो जितना भी एनर्जी चेंजेस होता है एक केमिकल रिएक्शन होने में, या फिर हम लोग उसे केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि जितना भी केमिकल प्रोसेस है उसी के अंदर आता है केमिकल रिएक्शन वगैरह, जितना भी सब कुछ चेंजेस है। तो जो भी एनर्जी चेंजेस होगा, जैसे कि एक रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, उसमें इंथैल्पी चेंजेस होगा नहीं होगा, तो ये सब जितना भी, लेकिन चेंजेस तो कुछ तो होगा। तो वो जो एनर्जी चेंजेस होगा उसे हम लोग इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो अब उसमें हम लोग क्या क्या मतलब क्या क्या डील करेंगे वो अब इसमें देखते हैं। डील्स विद बल्क मॉडल और मैक्रोस्कोपिक मॉडल। हाँ, तो इसमें हम लोग हो रहा है जो कंडीशंस दिया है उसी पे ऑब्जर्व करके हम लोग प्रोसेस के बारे में जानते हैं या फिर हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, doesn't tell us about rate of reaction। इस थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हमेशा क्योंकि बल्क वगैरह बल्क लेवल में पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग नहीं पता कर पाते, क्योंकि वो एक इंस्टेंट में कितना रेट है रिएक्शन का वो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे अगर हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल में, तो ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। इट टेल्स अस अबाउट given chemical reaction will take place or not under a given set of conditions। तो अगर अलग अलग कंडीशंस होता है तो उसे ये मतलब कौन सा प्रोसेस होगा, या फिर स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा वगैरह, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लॉज वगैरह या फिर अलग अलग जो भी डेफिनेशंस है उसी से हम लोग पता कर पाते हैं। जैसे कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। जब हम लोग अलग अलग गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि अगर नेगेटिव हो तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, या फिर नेगेटिव है, हाँ, तो अलग अलग रूप पढ़ेंगे। गिवन इंफॉर्मेशन, हाँ, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग और भी ज़्यादा हम लोग जान पाएंगे प्रोसेस के बारे में, तो इसी में हम लोग ये पढ़ेंगे। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एनर्जी चेंजेस। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी चेंजेस होता है तो अलग अलग तरह का एनर्जी चेंजेस, जितना भी एनर्जी चेंजेस होगा
वो हम लोग सब इसी में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्विक रिव्यू करते हैं इस टॉपिक का। तो हम लोग आज हम लोग ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग एनर्जी चेंजेस जितना भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस जो है उसमें हो रहा है वो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डील करते हैं। इसका दो पार्ट होता है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जेटिक्स। तो हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जितना भी एनर्जी चेंजेस हो रहा है वो केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन में वो सब इसी में आता है। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या जान पाते हैं, तो ये हम लोग बल्क मॉडल में पढ़ते हैं, बल्क मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। डजंट टेल अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, तो इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं एक इंस्टेंट में, या फिर क्योंकि ज़्यादा पड़ता है एक इंस्टेंट में, तो हम लोग कैसे जानेंगे। इट टेल्स अबाउट गिवन केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। हाँ, तो अलग अलग कंडीशंस दिया है और हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है या फिर ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसी के हेल्प से हम लोग इसी के सारे डेफिनेशन से, फॉर्मूला से, लॉज से हम लोग जान पाते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एनर्जी चेंजेस। तो जितना भी एनर्जी चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंगली ये हम लोग को बताता है। तो हम लोग इसमें यही पढ़ते हैं एनर्जी चेंजेस के बारे में। आगे चलिए हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का सब टॉपिक स्टेट ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन स्टेट लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इसमें हम लोग उस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो एक स्टेट को डिफाइन करता है, जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह। तो इससे स्टेट के बारे में पता चलेगा। तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, पहला है स्टेट फंक्शन और दूसरा है पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में क्या होता है कि इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डजंट डिपेंड ऑन पाथ और मैकेनिज्म फॉलो टू अचीव फाइनल स्टेट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चेंज होगा, यानी कि मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो एक स्टेट से मान लीजिए दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह के जैसे स्टेट फंक्शन है, इसमें ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बारे में ही कंसिडर करता है, ये मैकेनिज्म के बारे में कंसिडर नहीं करता है। यानी कि जैसे नाम से ये पता चल रहा है स्टेट फंक्शन, यानी कि सिर्फ कंसिडर करता है स्टेट को, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इसको पैथ से मतलब नहीं है। इसका एक एग्जांपल है जैसे वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम है 10 ml है और वो इनिशियल है, बाद में वो 50 ml हो गया, चाहे वो उसमें जो पानी है वो कहीं से भी आया हो, बट इसमें क्या हुआ कि ये चेंज हुआ है। तो इसमें स्टेट जो है चेंज हुआ है, बस वो चेंज को लेता है, ये मैकेनिज्म नहीं इसको कंसिडर करता। तो ये इसका एग्जांपल है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हाँ, इस तरह के स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किए जाते हैं, यानी कि जब भी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ हो, जैसे एग्जांपल में है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, टेम्परेचर वगैरह, जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है। दूसरा है पाथ फंक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चला पाथ फंक्शन, यानी कि पाथ को ये कंसिडर करेगा। डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एज वेल एज पाथ और मैकेनिज्म फॉलो टू अचीव फाइनल स्टेट। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट को भी फॉलो करेगा, डिपेंड करेगा, और तो और साथ ही साथ ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करके वो स्टेट चेंज हुआ है या फिर पाथ फॉलो किया है उसको भी कंसिडर करेगा। और ये हमेशा डिनोट किया जाएगा स्मॉल लेटर्स में, जैसे कि वर्क डन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से। इसका मतलब है कि ये पाथ फंक्शन है, और हीट भी पाथ फंक्शन है, इसलिए हम लोग स्मॉल q से डिनोट करते हैं, क्योंकि और ये q है पाथ फंक्शन। जैसे कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन तो है, बट ये कौन सा प्रोसेस से हुआ है, इरिवर्सिबल प्रोसेस से हुआ है कि रिवर्सिबल से, दोनों का फॉर्मूलाज भी अलग होता है। तो इसलिए ये पाथ भी ये कंसिडर कर रहा है, तो ये इसके एग्जांपल में आएगा। हाँ, तो हम लोग क्विक रिव्यू करते हैं। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, नहीं स्टेट ऑफ सिस्टम में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो एक स्टेट
स्टेट को डिफाइन करेगा। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में हम लोग उस तरह का चीज़ें कंसिडर करते हैं, वो प्रॉपर्टीज होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी वगैरह। और ये पाथ को कंसिडर नहीं करता है कि ये किस पाथ से ये फाइनल स्टेट पाया गया है इसको। फिर पाथ फंक्शन जो होता है डिपेंड्स करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे भी, और साथ ही साथ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है उस चेंज में। जैसे कि इसका एग्जांपल है वर्क डन और हीट, और ये स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है पाथ फंक्शन, और स्टेट फंक्शन जो है कैपिटल लेटर से नोट किया जाता है। हाँ, तो अब अगला सब टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम लोग दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर ऑफ सिस्टम। ठीक है, मतलब जो मैटर है उससे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसका साइज क्या है, मास क्या है, उससे इसको मतलब नहीं है। और जैसे कि मोलर वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, इसे मतलब नहीं है कि वो सब्सटेंस का साइज क्या है, मास क्या है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, डिपेंडेंट ऑन मैटर, यानी कि साइज और मास पे ये डिपेंड करता है, जो सिस्टम में है उसका जो साइज है, मास उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि वॉल्यूम कितना है, उसका मास क्या है, उसका साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मास तो खुद ही, फिर मोल्स हो गया वगैरह, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये नाम से ही पता चलता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी एक्सटेंसिव है मतलब कि ऑब्जर्व करते समय हम लोग क्या साइज तो हम लोग देखते ही है, तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होता है जो डिपेंड करता है मैटर पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़े कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में दो होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो जो इंडिपेंडेंट होता है मैटर का, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंडेंट होता है मैटर का। मैटर का मतलब साइज और मास। तो इसमें एक स्पेशल पॉइंट पे हम लोग, मतलब एक नहीं 3 स्पेशल पॉइंट है, इसको भी हम लोग को देखना है, याद रखना है। जैसे कि रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिकेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है, जब वो डिवाइड होता है तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका फॉर्मूला देखिए, मास बाय वॉल्यूम, ये दोनों जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब हम रेशियो करेंगे तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा। वैसे ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी when defined for unit amount of substance। जब हम लोग एक यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन करते हैं किसी भी एक यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जब कुछ हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब वो यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन होता है। सेम एग्जांपल लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। दोनों जब हम लोग डिवाइड कर दें, यानी कि वो यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन हो रहा है, तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ये कन्वर्ट हो गया है। तीसरा पॉइंट है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव इन नेचर व्हाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। यानी कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है उसे हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस जो है दो अमाउंट है उसको हम लोग ऐड करें और बोले कि उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होगा उस सब्सटेंस का वो ऐड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग वाटर लिए, ठीक है, पहला बार कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिए, दूसरा बार थोड़ा और लिए अमाउंट, दोनों को ऐड कर दिए तो उसका मास ऐड हुआ, तो m1 प्लस m2 हो गया, है ना, फाइनली। तो वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ क्योंकि वो फाइनली ऐड हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग डेंसिटी का बात करें जो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसमें क्या हुआ कि पहला बार जो हम लोग लिए थे वाटर उसका d था डेंसिटी, दूसरा बार जो लिए थे हम लोग वाटर उसका भी d था, और जब हम लोग फाइनली देखे तभी उसका डेंसिटी d ही था।
तो वो ऐड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो ऐड नहीं हो सकता।